ज़मीनों की तरफ आया कि अपना फॉर्डर उगाऊँ, तो वो जो गोट फार्मिंग है वो तो टॉप पर है। अभी आप जो मैंने पोल बनाया था उसके अंदर सबसे ज़्यादा वोट्स गोट फार्मिंग के ऊपर है, 22 वोट्स है उसके ऊपर बिल्कुल। और रैबिट फार्मिंग पे सिर्फ 1 है। तो मतलब उस पर हम देखेंगे जिस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा उसमें ज़्यादा पैसा लगाएंगे, ज़्यादा उसके अंदर जो है ना वो आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। मतलब गोट फार्मिंग मतलब बकरियों के, मैंने एक वो वोटिंग करवाई थी। वोटिंग में मैंने ये कहा था यहाँ पे ग्रुप में जितने भी साथी हैं उनका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तो सबसे ज़्यादा लोगों ने बकरियों का बोला। बकरियों के लिए ज़मीन अपनी चाहिए और ज़मीन के लिए हवेली चाहिए। हाँ ज़मीन मतलब वहाँ पे है और चारा वगैरह भी है और जंगल का चारा भी है। और लेकिन वो जो जान बनती है वो बन पाती नहीं पाती, जब ले आके अगर मार्केट में खरीद कर हमारे पास है। मेरे पास है, बोले यार ये चाहिए ये नहीं चाहिए। हमारे पास तो रखी है। हाँ। बकरियां तो है ना। वो दिखी नहीं, वो तो दिखाए दिखती नहीं है। अगर बारिश नहीं होती है ना, वीडियो बना के दिखाए। बारिश नहीं होती है ना तो मसला ये है कि फिर उसको घास लगाना पड़ता है जमीन पर। यही आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ। बारिश नहीं समझ लें कि अब तो बारिश होगी नहीं। भाई जो मेरा तजुर्बा, चेंज के हालात है। मेरा जो तजुर्बा मेहर जबल में रहा ना कि वहाँ पे चारा बारिश ना हो तो फिर चारा नहीं होता, वो भी तो काम उसका हल हम ये करेंगे, चारा अपना उगाएंगे आप। यही मैं कह रहा हूँ कि 3 एकड़ जैसा आपने रखा, आपके पास चारा उगा लिया, अब आपने गाय में से। और अगर आपकी फ़र्ज़ करें आपने इनसे 10 एकड़ ज़मीन ली हुई है, 10 एकड़ ज़मीन फारिग नहीं है, उसका भी हल है, क्योंकि आप ज़मीनों में बैठे हुए आस-पास किसी ने तो चारा लगाया होगा। हाँ। तो होता ये है कि आप, जैसे इकबाल ने एक बार मुझे बोला कि मैंने 7,000 रुपये की ना 10 एकड़ ज़मीन ली है। मैंने कहा 7,000 रुपये की 10 एकड़ ज़मीन ली है? तो वैसे कहा कि मैं ज़मीन का चारा ख़रीदा है कि वो 10 एकड़ पे मेरी ही बकरियाँ चरेंगी, अगले 2 महीने का चारा मेरे पास आ गया 7,000 रुपये के अंदर। तो मुझे हैरानगी हुई, मैंने कहा यार हमको तो शहर में ऐसी सहूलत तो नहीं होती कि ज़मीन पे चारा लगा हुआ है खरीद। भाई जो गंदुम लगाते हैं ना, गंदुम का जो उसकी जो घास निकलती है उससे उसकी तूड़ी बनती है, ज़मींदार को वो पड़ती है 250 रुपये मन। और मैं अभी मंडी से वापस आ रहा था, हालानी मंडी से वापस आ रहा था, रास्ते में मैंने जो है ना वो रास्ते में मैंने एक जगह से जो है ना वो वहाँ से मतलब सिंध से मैंने परचेजिंग की, वहाँ पे मुझे मिली 850 रुपये मन। कराची की जो होलसेल मार्केट है, आप कैफ़े प्याला पे चले जाएँ, यहाँ पे वो मिल रही थी 1400 रुपये मन। और जो मोहल्ले की जो दुकान है ना जहाँ पे चारा जो लोग बेचते हैं, वहाँ पे वो बेच रहे थे 2200 रुपये मन। तो कहाँ 250-300 और कहाँ ये 2200, 2000 रुपये का फ़र्क है। इतनी बड़ी चेंज चली। मतलब ये कि ज़मीनों पे रख के जानवर पालना बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। वहाँ पे उनको बीमारी कम आती है, उनको खुला माहौल मिलता है और वो खुश रहते हैं। मतलब जानवर को सिर्फ आप जो है ना जानवरों को सिर्फ एक जगह बांध के खिला के मोटा नहीं कर सकते। आपने उनको वो अगर आप मोटा करोगे भी ना तो फार्म के जानवर का गोश्त और जो ग्रेजिंग वाले जानवर का गोश्त है बिल्कुल डिफरेंट होता है, वो बड़ा सेहतमंद गोश्त होता है। तो इसमें इंशाल्लाह हमारा मीट जो ना लाइव स्टॉक फार्मिंग भी कवर होगी, इसके अंदर हमारी जो ना डेयरी फार्मिंग भी होगी और इसके अंदर हमारी जो ना पोल्ट्री फार्मिंग भी होगी, देसी अंडे, देसी मुर्गी का गोश्त, ये सब चीज़ें वहाँ पर जो ना होंगी। और वर्टिकल फार्मिंग भी हम लोग कर लेंगे वहाँ पे। वर्टिकल फार्मिंग जब वहाँ पे हमने तजुर्बा कर लिया तो आजकल शहरों में रुझान जो है ना, एक और बात है जब हम सारी चीज़ें हम कर चुके होंगे तो हम इसकी कंसल्टेंसी भी बेच सकते हैं। पूरा इक्विपमेंट, पूरा किचन गार्डन किसी के घर में रूफ पे सेट करके हम लोग बेच सकते हैं। ये भी हमारे लिए एक इनकम सोर्स बन जाएगी। और इसमें हम टूर भी करा सकते हैं। हाँ, टूवर्स रखेंगे इसके अंदर, मैं एक फील्ड से रिलेटेड रहा हूँ, एक्शन लर्निंग। अच्छा। तो हम रनी कोड वगैरह में लेके जाते हैं, ये कॉर्पोरेट जो लीडरशिप्स होती है, मैनेजमेंट फुल टीम, उनको लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके एक्सपीरियंशियल लर्निंग करवाते हैं। मतलब सबसे जो स्पीडी लर्निंग प्रोसेस है ना वो करके सीखना है। सही है। और वो मेंटोर की निगरानी में सही है। कन्फाइंड एक खतरात लेने दे रहा हो और वो आप करके गलतियाँ करें और फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन करें, फिर उसके बाद सीखें, तो वो सबसे फास्ट तरीका है। तो ये हम अपने स्कूलों में बच्चों को ऑफर कर सकते हैं कि ये इस वाले तरीके से आप अपनी स्किल्स बिल्ड करो, कम्युनिकेशन सीखो, लीडरशिप सीखो, सही है, डिसीजन मेकिंग सीखो। ये हम कोर्स बना के ट्रेनिंग करवा सकते हैं। ये असल में आपकी जो बात है ना, मैं इस बात को समराइज ऐसे करूँगा कि जब आप एक अपना ठिया सेट कर लेते हैं ना, तो ठिए पे कस्टमर खुद ही आता है। और आपके पास कोई चीज़ नहीं भी होती ना तो उसका भी कस्टमर आ रहा होता है, फिर आप कहते हो कि यार इसका कस्टमर इतना आ रहा है, मैं ये चीज़ भी रख लूँ। तो जब हमने एक ठिया खोल लिया, एक जगह पे एग्री फार्म ने स्टार्ट कर दिया, तो फिर हम वहाँ पे उसकी ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि
इतने बड़े विजन के साथ कोई भी फार्मिंग कर रहा है। जो लोग भी फार्मिंग कर रहे हैं उनका विजन 6 महीने का होता है। बीज डालो, खाद डालो, दवाई डालो, फसल निकालो, बेचो और अपने सारे कर्जे अदा करो। क्योंकि उस वक्त तक उनका सारा जो दुकान से जो ना वो घर के लिए जो ग्रॉसरी आ रही होती है वो सारी कर्जे पे आ रही होती है। वो आकर कर्जा अदा करते हैं, फिर दोबारा वहीं पे खड़े होते हैं, फिर दोबारा जो है ना वो आड़ती से जो ना उधार लिया और दोबारा से फसल लगाई। वो साइकिल चलता आ रहा है। इतना बड़ा विजन मेरे ख्याल में फार्मिंग की फील्ड में बहुत कम लोगों का होता ये सारा जो है ना, ये मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाई हुई है, उस पर लिखा हो, क्योंकि मैं ये प्रोजेक्ट पे ट्रायल कर चुका हूँ। लोअर डील में आपको याद होगा, मैं भी गया हूँ 2 महीने पहले, इसी सिलसिले में गया था। मैंने डोमेन खरीदी थी, पूरा आइडिया ये सारी चीज़ें लिख ली थी, और वो जहाँ के ज़मीन की डील करने गया था मैं। वहाँ पे ज़मीन, फिर अंदर जाके जब उस फैमिली में रहा तो वहाँ पे कुछ मसले मसाइल थे ज़मीन के, इंटरनल जो होते हैं ख़ानदानों के, इस वजह से वो मैं थोड़ा रुक गया। मैंने ये डोमेन भी रेडी है, आइडिया भी पूरा डॉक्यूमेंट रेडी है, मैं आपको दे देता हूँ, डोमेन आप आगे बढ़ाएँ। चलो ठीक है। अब इसमें 2 चीज़ें आपको पूछनी है। हाँ सवाल आप। सबसे पहला वहाँ पे जो पानी के हम देखा हमने सोलर लगा का पानी बह के निकालते हैं, तो अपना सोलर लगाएंगे या हम क्या करेंगे? ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये अभी ना मैं बताता हूँ। मैं पिछले 3 साल से जो ना वो राशन का काम कर रहा हूँ। बाबर भाई सारा मुझे बोलते हैं कि यार सुजुकी ख़रीद लेते हैं, हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। मैं कहता हूँ यार जिसके पास सुजुकी है उसकी सर्विस ले लेना, ठीक है। तो हर चीज़ खुद करना मेरी समझ में नहीं आता, ठीक है। अल्लाह ताला ने दुनिया में हमें एक दूसरे पे डिपेंडेंट रखा है। मसला चैलेंज ये होता है कि आपने अच्छे बंदे ढूंढने होते हैं, ठीक है। अब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ट्रांसपोर्टर मिले हुए। पहाड़गंज के ऊपर जितनी भी सुजुकियाँ हैं, मैं अगर वहाँ से बोलूँगा ना भाई मुझे 20 सुजुकियाँ एक दिन में चाहिए, तो वो करके लेकर आ जाएंगे। सुजुकी हो, शेज़ोर हो, और जिस टाइम उनको बुलाओ आ जाते हैं, जितने टाइम के लिए रोको रुक जाते हैं, और जो पैसे दो ले लेते हैं, ठीक है। तो अब मसला ये है कि हमने ये करना है कि मुख्तलिफ लोग जो मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, हमने सर्विस बेस पे जाना है। दुनिया में आगे फ्यूचर ये है कि बिजनेसेस के अंदर भी कामयाबी में आजकल ये बात बताई जाती है कि आपका जो ना वो एसेट लाइट बिजनेस हो, एसेट्स कम से कम हो, मतलब फिक्स्ड एसेट कम से कम हो। जितना फिक्स्ड एसेट कम से कम होंगे उतना पैसे को आप रोटेट कर सकते हो, रोलिंग कर सकते हो। अगर मैंने अपना ट्रैक्टर खरीद लिया, अब मुझे पता है कि बराबर वाली ज़मीन में बंदा है, उसके पास ट्रैक्टर है, तो वो जो मैंने 30 लाख रुपए वहाँ पे बाउंड कर दिया, उस 30 लाख में मैं तकरीबन 30 एकड़ ज़मीन और भी काश कर सकता हूँ। तो मैं पैसे को रोटेट करूँ। एक चीज़ होती है पैसे से पैसा कमाना, और एक चीज़ होती है अपने टाइम से पैसा कमाना। तो हमारे पास पैसा कम है, हमने उस पैसे को बार बार रोटेट करना है। मेरे पास जो ना वो शुरू में तकरीबन 10 लाख की इन्वेस्टमेंट हो गई मछली के काम के अंदर, लेकिन अब क्या है, जब मुझे एक मरतबा मछली लानी होती है, मैं 50,000 की मछली लाता हूँ और 70,000 की बेच देता हूँ। 2 दिन बाद दोबारा 50,000 की मछली ले आता हूँ, 20,000 मेरे इस्तेमाल हो जाते हैं। फिर 50 की मछली लाया और 70 की बेच दी। तो जिसके पास पैसा कम हो बिज़नेस, उसको ऐसा बिज़नेस करना चाहिए जो जिसमें रोटेशन ज़्यादा हो। ये बात मैंने आपको भी फ़ोन पर बोली थी ना कि पैसा कम है तो हमें ऐसा बिज़नेस करना है जिसमें ट्रेडिंग ज़्यादा हो। जैसे मैंने आपको पेपर वाली मिसाल दी थी, तोते वाली मिसाल क्या है, तोता और जो बकरे हैं ये सारे ब्रीडिंग वाले काम। इसके अंदर क्या है कि रोटेशन कम है, इसके अंदर वेटिंग पीरियड ज़्यादा है। तो वो आप जो ना वो इतना लंबा अर्से तक आप वेट नहीं कर पाएंगे। तो हमने अगर बिज़नेस करना है तो इंशाल्लाह हमने एसेट्स कम से कम रखने, ठीक है, और हमने उस पैसे को जो हमारे पास आ गया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रोटेट करना है। जो हमारी जो है ना स्ट्रेंथ है वो क्या है, इस वक्त रूम में जो लोग बैठे हुए हैं और 10 लोग जो जा चुके हैं, ये हमारी असल स्ट्रेंथ है कि इतने सारे मुख्तलिफ फील्ड्स के लोग एक जगह पे जमा, मुझे तो नज़र नहीं आता कहीं पे ऐसे कभी हुए हों। ज़्यादातर ये होता है कि एक बंदे की जो ना वो जो ना, हमारे पाकिस्तान में सेठिया कल्चर है। एक सेठ साहब हैं, उन्होंने मैनेजर हायर कर लिए, ठीक है, अब उनसे वो काम करवा रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कामों में एक कोई सेठिया कल्चर नहीं होगा, और जो भी होगा वो मशवरे से होगा। ये ज़रूर है कि डिसीजन लेने के लिए एक बंदे को एग्जीक्यूटिव होना पड़ता है ताकि वो डिसीजन फास्ट ले ले। अब वो उसको जितनी ज़्यादा मुशावरत की ज़रूरत है उस चीज़ पे वो मुशावरत करे। और मैंने ये फिर ये रखा है कि 6 महीने के बाद हम ये देखें कि कितनी चीज़ें उसने मशवरे से की। मतलब अगर 50% डिसीजन उसने मशवरे से किए तो इसका मतलब है कि वो सही ट्रैक पर है, बाकी उसने बगैर मशवरे के कर ली भी। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि वो किसी चीज़ में मशवरा करता ही नहीं है, मतलब 40%, 30%, 20% एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे लिए। तो अगर एक जो बंदा लीड कर रहा है अगर वो मशवरे से काम कर रहा है, 50% से ज़्यादा उसके फ़ैसले मशवरे पर हैं, तो उसका मतलब है वो कंटिन्यू कर सकता है। वैसे भी सब लोग उससे एग्री करेंगे ही। और अगर नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग यहाँ मौजूद हैं कि जो कि मतलब पूरे बिज़नेस को बीच में से भी संभाल सकते हैं। लेकिन यह है कि
जो है ना वैसे लोगों को अपनी फील्ड से निकाल के फुल टाइम इसमें लाना बड़ा मुश्किल है। अब ये मुश्किल हल इस तरह मेरे ज़रिए से हो चुकी है। तो हर कोई अवेलेबल होता है, हाँ? संडे आपका वीकेंड, ठीक है। तो मेरी भी कभी जैसी होती है, मैंने नहीं किया, जैसे मैं एक्सप्लोर करूँ बस साथ में लग जाऊँ। हाँ। वीकेंड साथ में आपका दे सकते हैं। वीकेंड आप दे सकते हो शहरोज, लेकिन आपको A to Z पूरी कहानी नहीं पता होगी। तो ऐसे बंदे की भी ज़रूरत है कि मेरे साथ भी 2 बंदे साथ में चल रहे हों। जिस तरह मेरे पिछले सारे कामों के अंदर बाबर भाई, साबर भाई सब जो है ना वो साथ चलते हैं, लेकिन उनका मसला है कि वो अपनी दुकान नहीं छोड़ते। लेकिन वो उनके भी तो 2 लड़के हैं, इखलास साहब की 2 लड़के भी हैं। हाँ, उसको भी ले रहे हैं, वो लड़के तो कंसल्टेंट है ना। कंसल्टेंट है, तो 2 लड़के क्यों हैं? वो दोनों लड़के कंसल्टेंट हैं। जी, दोनों है, तो दोनों की 40 है या फिर दोनों के मिला के 40। ठीक है। नहीं, वो तो कंसल्टेंट है। मसला ये है कि बिजनेस, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा बैकअप क्या है। आपका ऑल्टरनेट भी है। एक बंदा कम से कम साथ में और होना चाहिए, जो कि बिजनेस का ही पार्ट हो, इन्वेस्टर हो या वर्किंग पार्टनर हो, जो कि मेरे साथ एज एन असिस्टेंट काम कर रहा हो, जिसमें इसको A to Z सारी कहानी पता हो कि दरमियान में अगर मुझे कुछ होता भी है, ठीक है, तो मतलब ये है कि वो आगे से काम को लेके जो है चल सके। वैसे तो इंशाल्लाह हम चीज़ों को डॉक्यूमेंट इस लेवल पे करेंगे। मेरी आदत है ये सारी मीटिंग भी डॉक्यूमेंट है। मुझे अलग से मीटिंग मिनट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ रिकॉर्डेड है इसमें। उसका आप रोल बना लें, रोल और उसके जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उस बंदे की, सही है। डिस्क्रिप्शन, रोल, उसके KPI, वो उसको फुल टाइम चाहिए, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी, ये जो एक्सेल फाइल मैंने लिखी है ना, इसके अंदर 20 लाइनें लिखी हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मैंने कहा ये तो वो चीज़ें जो मैंने आइडेंटिफाई की हैं कि मुझे करनी पड़ेंगी, ठीक है। आप लोग भी इसमें बता दो कि कौन सी चीज़ मुझे करनी चाहिए। साथ में मैंने हर इन्वेस्टर के लिए ये भी लिखा है कि वो इसके अंदर वोटिंग कर दें कि ये 20 रिस्पॉन्सिबिलिटी में से आपकी नज़र में कौन सा काम है जो कि ज़्यादा अहम है मेरे लिए करने का, ताकि मैं ऐसा ना हो कि मैं गैर अहम काम को कर रहा हूँ और अहम काम छोड़ रहा हूँ। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने लिखी हुई है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर असिस्टेंस उसका काम है। जब वो हर चीज़ के अंदर मेरी असिस्टेंस कर रहा होगा, और उसको इसके बदले में क्या मिलेगा? उसको सैलरी मिलेगी, सैलरी होगी। कितनी होगी? वो उसकी कंसल्टेंट की हमने तय की हुई है ना कि 40 है, तो वो भी उसकी एक्सपर्टीज़ पे डिपेंड कर रही होगी। फिर भी उसकी हमें कितनी एक्सपर्टीज चाहिए कि कितने का बंदा हो, 50,000 वाला बंदा हो, 80,000 वाला हो, किस लेवल का हो? क्योंकि लेवल्स होते हैं ना, लाख वाला लेवल अलग बंदा होगा, उसकी एक्सपर्टीज 50,000 तो मिनिमम है। मतलब कम से कम ग्रेजुएट तो हो कि वो चीज़ों को अंडरस्टैंड तो कर चुके। कल मुझे इखलास साहब ने बात बोली कि यार आपको चीज़ें समझाने में मुझे एक फ़ायदा ये होता है कि आप इंग्लिश समझ लेते हैं। आमतौर पर मेरा वास्ता फार्मर से पड़ता है तो वो समझ नहीं पाते, तो मैं समझ लेता हूँ। तो कम से कम ऐसा बंदा हो कि जो इंग्लिश समझ सकता हो, चीज़ों को ढूंढ सकता हो, सर्चिंग उसको आती हो, गूगल का इस्तेमाल करना जानता हो, ठीक है। टेक्निकल बंदा टेक्निकल टेक्नोलॉजी से उसको ऑब्जर्वेशन अच्छी हो। सबसे बड़ी बात है कि लर्निंग का शौक़ उसको बहुत ज़्यादा हो और वो चीज़ें को लर्न करे, मतलब सवाल करता रहे, सर खाता रहे, ताकि जो ना वो, और बस यही मतलब असिस्टेंट चाहिए। असिस्टेंट के लिए क्या चाहिए होता है? अच्छा, और किसी को कोई सवाल है तो कर ले उसको। हाँ, वहाँ पे हम चेक एंड बैलेंस कैसे रखते होंगे? तो हम सब तो यहाँ पे होंगे। ग्राउंड लेवल पे अगर हमें कोई ऐसा बंदा मिल जाता है जो वहाँ पे स्टे करने के लिए तैयार, ठीक है। इनाम ने बोला था कि इनाम वहाँ पे रुक सकता है, फैमिली के साथ नहीं रुक सकता, ठीक है, लेकिन ये वहाँ पे रुक सकता है। ऐसा तो नहीं कि हम वीकली 2 बंदों की ड्यूटी लगा देंगे, इस वीक आप लोग ग्राउंड लेवल पे जाके चेक करें और नेक्स्ट वीक लेकिन इस जगह की सिलेक्शन जो है ना, इस जगह की सिलेक्शन में सबसे अहम चीज़ ये है कि यहाँ की एक्सेसिबिलिटी बहुत है। आप हर आधे घंटे बाद हैदराबाद की गाड़ी चल रही होती है, आप बैठे 500 रुपये दें, पाकिस्तान होटल के स्टॉप पे उतर जाएं, वज़ीर को फ़ोन कर दें, वज़ीर को एक बाइक दिलानी पड़ेगी, क्योंकि अभी ये इसको बाइक अरेंज करने में 1 घंटा लग जाता है। पहले पैदल फार्म से निकल के पैदल जाता है घर तक, वहाँ से बाइक लेता है, फिर लेकर आता है। तो एक बाइक दिलानी होगी, तो ये वहाँ से आके पिक कर लेता है, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह एक्सेसिबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है। आप भी चाहो तो आराम से जो ना वो सुबह जाके शाम को वापस आ सकते हैं। हम किसी की ड्यूटी बांधे और वो बंदा ग्रुप में आके रिपोर्ट करे, तो ये तो हाँ, सही है, पॉसिबल है। ये हर वीकली ऐसा ग्रुप की बजाय जो 2 बंदे की जरूरत है वो देखो हफ्ते में 2 विजिट तो मेरे इंशाल्लाह होंगे,
ठीक है। अब उन 2 विजिट्स के अलावा जितनी भी ज़रूरत हुई उसमें से ग्रुप में बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो कि जा सकते हैं। अब वो अगर अपनी दिहाड़ी छोड़ के जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर इनाम है, ठीक है, अभी ये रिक्शा चलाता है, एक दिन की इसकी दिहाड़ी बन जाती है 2000-2500 रुपये, कभी 2000, सही है, वो हमें बेयर करनी होगी। ठीक है भाई, तुमने वहाँ पे जाना है और वहाँ जाके सारी रिपोर्ट हमको देनी है कि जो जिस तरीके से जो फसल का पानी लग गया कि नहीं लग गया, सही है, और जो ना वो इजाफी घास की कटाई हो गई कि नहीं हो गई, वहीं का जो बंदा बकरों की क्या, वो हम ना रिपोर्ट का वो देते हैं। हाँ वो हम या ऐसा भी कर सकते हैं भाई, ये वजीर को मैंने वीडियो बना के सेंड कर इसको मैं शुरू में मैंने बताया ना 2 मरतबा मोबाइल दिला चुका, हाँ वो किस लिए दिलाया था, हाँ यही तो इसीलिए ना। डेली का report और ये करते हैं। इसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, बना के भेजता रहता है मुझे खुद, मतलब इसका माशाल्लाह से वो खुद ब खुद इसे पिक कर लिया। डेली भी ना हो तो डेली तो रोजाना हर किसी का लास्ट टाइम जब मैंने बकरे रखे थे ना, वीक में 2 दिन रख लेते हैं। नहीं वजीर का मैं बता रहा हूँ, वजीर का मैं आपको बता रहा हूँ कि लास्ट टाइम जब मैंने बकरे रखे थे तो ये मेरे बगैर बोले ही बकरों को नहला रहा है, वीडियो बना के मुझे भेज दी। अभी बकरों की जो ना वो आँखों में नमक के पानी से आँखें धुला रहा है, वीडियो बना के मुझे भेज दी, जो ना वो दुम्बे को नहलाया उसकी वीडियो बना के, तो मुझे ये करता रहता है ऑलरेडी। ये होना चाहिए। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए ये चीज़ इतनी जल्दी एक्सेप्ट करना आसान नहीं होगा, क्योंकि मैं तो वजीर को जानता हूँ, इन्वेस्टर्स नहीं जानते। तो वो कहेंगे कि भाई ये जो है ना वो इन्वेस्टर्स एक अलग पार्टी है और जो लोग वहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं हारी हैं वो एक अलग पार्टी है, ठीक है। तो अगर उनके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस रखना हो तो फिर उसके लिए वजीर काम नहीं आएगा, अच्छा एक और सवाल है सामने, क्योंकि वजीर जितना भी अच्छा दोस्त हो, जितना भी ईमानदार हो, लेकिन है बहरहाल वहाँ का, ठीक है। तो इसके सामने ही कर रहा हूँ बात में, तो यहाँ का बंदा एक चाहिए होगा जो कि न्यूट्रल नहीं, वो जो हमारे इंटरेस्ट को, हमारे टीम के ग्रुप की इंटरेस्ट को देख रहा हूँ। हाँ एक वालेकुम अस्सलाम। अरे इनके पास में गया था, इनके गांव में गया था मैं, जमीनों की रखी वगैरह। कौन सा गांव है? लोअर दीर। लोअर तीर से। हाँ इनकी जमीन थी। ठीक है। अच्छा और सवालात कोई इसी के हों तो कर ले फिर ताकि। हाँ अच्छा जैसे इन्होंने हल निकाला था कि वहाँ पे जितने भी जाके फसल जो भी होगी उसको पानी की नहीं दी, ठीक है। अब पानी की जरूरत है लाजमी, सही है। तो वहाँ पे मसला है कि वहाँ तो बारिश के पानी पर डिपेंडेंट है, अगर नहीं नहर का अगर रहा तो फिर डिपेंड रहते हैं कुएं पे। तो सजेशन देखिए कुआं लगाए, सही है। कुआं को उस पर कितनी कॉस्ट बढ़ेगी, ये आया करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हम बाद में सोचेंगे, पहले हमें देखना होगा ताकि फसल बर्बाद नहीं हो। अभी तो हमारे पास पानी है, पहले लेकिन हमें अंदाजा नहीं वही होता कि अभी जाएंगे एक महीने में पानी का भाव बढ़ जाए। देखो बात सुनो, जब हमने अभी जितना इस तरह के हालात होते हैं कि मैं गर्म हो जाता हूँ। वो एक्स्ट्रा कॉस्ट में आ जाएगा। इसका मैं जवाब देता हूँ। अभी मसला ये है, जो जिस जमीन का हमने उपयोग भेजी थी लेकिन पूरी नहीं आई थी, सही है। उस जमीन में अगर चाहे कुआ खुदवा के पक्का कर लेंगे, सही ना, 30 साल भी बड़ा अर्सा है। अगर चाहे आपको काम करना है मुकम्मल तो कुआ हम खुदवा के पक्का कर लेंगे, 30 साल तक वो पानी उधर से खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये दरवाज देव का है, कभी पानी देगा कभी नहीं देगा, कभी पैसे मांगेगा, ये सारा सिस्टम होगा। उधर तो अपना ही कुआ होगा, पानी अपना ही होगा। अच्छा अगर वो पैसे किसी का टेंशन नहीं होगा, इधर जाके सोलर से स्टार्ट किया, पानी अपनी मर्जी से चला। अच्छा अभी हम सही है। पानी दरवाज देव में के अच्छे में इसी सीजन में चला सकता। एक सीजन रशीद भाई अभी तो बारिशों का सीजन है, अभी तो बारिशों का सीजन है, अभी तो हम चला सकेंगे इसका इंशाल्लाह अगले 6 महीने तो हमारा बारिश का पानी चल जाएगा, ये डैम का पानी। वो जो जमीन जो चले थे ना आगे वाली। कुएं देखे थे, जाकर बीच देखा था, हाँ वो जमीन सारी हमने बना वहाँ पे कुआ बना के वो पूरी जमीन बना के वो आपके हवाले कर उसको फिर हम 6 महीने के बाद कर लेंगे ना। ये फिलहाल हम ये वाली ज़मीन पे करेंगे ना जो आपके घर के बराबर है। इधर तो डैम का पानी है ना, हाँ हाँ बिल्कुल। 6 महीने के अंदर हमारा जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें प्रॉफिट आएगा नजर आएगा चीज़ें 6 असल में पैसे जमा करना ही मुश्किल काम है। लेकिन आपने एक सवाल किया कि हम बाग लगाएंगे, वो 5 साल में गए दूसरे या 6 साल में गए दूसरे, हम ये आगे आपके बात रखते हैं कि आगे चल के ड्रेन के पानी का मसला हो जाए, आपको पानी नहीं गिरे तो एक और अच्छा भाई जैसे और सोसाइटी की बात की ना शाम भाई, पीछे जो आप जाना है? वो आप तेजी से मेरे कंपनी जो है लेकिन जो 4 महीने 5 महीने का फसल है उसके लिए मुश्किल बात नहीं है, वो इधर ही कर लेंगे। यानी एक फसल तो हो जाएगा। पहले कितने टाइम पीरियड के लिए हमें जमीन होल्ड करनी है, पहला हमें ये देखना, ठीक है 5 साल है 10 साल है जो भी है। इन 5 से 10 साल में एज्यूम करें कि कोई बड़ा बिल्डर आपका वहाँ से उठता है, यहाँ पे आता है, लोन लेता है, बहुत ज्यादा नहीं ये लोग ज़मीन ये लोग नहीं बेचते, ये लोग नहीं बेचते। खास तौर पर आपको ऊपर देके जाना है, के लिए 32 मिनट में है,
जी मैं कह रहा हूँ नहीं कि जिस तरह से आगे की चीज स्टैंड हो रही है ना, वो सबसे पहले क्या करते हैं, बड़े बड़े मकान जो आने वाले हफ्ते में ना पहले इसको होल्ड कर लेते हैं। वो उस जमीन को ना वो सोना नहीं बनने देते, वो पहले होल्ड कर लेते हैं। देखो, जब हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, फ़र्ज़ करें कि हमने 10 साल का, फ़र्ज़ करें 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया। अब उस 10 साल में कोई बिल्डर आता है, वो कहता है मुझे ज़मीन ख़रीदनी है, और वो इतनी अच्छी प्राइस दे रहा है कि ये लोग कहते हैं कि यार यहाँ से ख़रीद के हम कहीं और जाके आबाद हो जाते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो उसके अंदर भी टर्म्स के अंदर ये कंडीशन लिखी होंगी कि भाई अगर आपने ज़मीन बेची तो इस पर जितना भी ख़र्चा हमारा है वो पहले हम निकालेंगे, जो भी ख़रीदारी होगी उसकी कीमत में से। तो इस तरह की टर्म्स सारी ऐड कर लेंगे ना। ऐड करेंगे कि हमारे पास सिस्टम ये है, अगर प्रॉफिट भी दे रहा है। सुनो, हमारे पास सिस्टम ये है, अगर जो हमने 20 साल के लिए आपको एग्रीमेंट करके देंगे, सही ना, 20 साल तक आपसे बात नहीं करेंगे। जब 20 साल तक खत्म हो जाए वो तुम्हारे हाथ में होगा। जो हमारा सिस्टम जो एग्रीमेंट जो होगा ना वो तो उसमें लिखा होगा। डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। यार, यहाँ पे इतने अच्छे प्लानिंग के लोग वहाँ मौजूद थे अभी, ठीक है, वो ऐसी कंडीशन निकाल के बताएंगे कि ये कंडीशन भी ऐड करो, ये कंडीशन भी ऐड करो। डॉक्यूमेंटेशन में मसला ही आता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। नहीं, इंशाल्लाह कॉन्ट्रैक्ट करने में मसला ये आता है कि हमने डिटेल में कवर नहीं की होती, सारी कंडीशंस को कवर नहीं किया होता। लेकिन अगर हम सारी कंडीशंस को कवर कर लें तो फिर इंशाल्लाह फिर उसमें जो ना कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बहुत कम होते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं, मुझे ये पूछना था, जैसे अभी हमारी 2-3 आपने कहा कि किस्म के हमारे अपने आइडियाज़ हैं, जिसमें गॉड फार्मिंग भी है और नॉर्मल फार्मिंग भी है, और जो आप पोल्ट्री फार्म का कह रहे थे और शहद का भी कह रहे थे। अच्छा, जैसे अगर हम प्लांटेशन और जैतून वगैरह या सोयाबीन की तरफ जाते हैं तो वो तो लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं, और जबकि जैसा आपने कहा कि 3 साल तक हमें प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, तो हम क्यों ना इस तरह से हम शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स डिसाइड कर लें। अपने हम ये डिसाइड करेंगे शॉर्ट टर्म में क्या चीज़ बेहतर रहेगी। जैसे कि गो फार्मिंग है, वो आपने कहा कि मिनिमम 6 मंथ का पीरियड है ब्रीडिंग और उसका, तो उसमें हम ये भी तो कर सकते हैं कि हम जैसे बकरियों के साथ साथ हम सिर्फ छोटे ऐसे जानवर जो कि हम ऑनलाइन सेल कर सकते हैं या जिनका मीट सेल कर सकते हैं, वो उठाकर वहाँ पे रखें और उनको रोटेशन शुरू कर दें। साथ में फिर हम जो लॉन्ग टर्म है जिसमें आपको सोयाबीन भी जा सकता है और दूसरी फसलें हैं, गन्नू वगैरह, वो साथ में चलाते रहें। तो इस तरह स्टेज बाय स्टेज सबको कवर करते रहें ताकि हमें जो प्रॉफिट अर्न होना हो वो भी जल्द अज जल्द हो, और एक हमारा जो एक लॉन्ग टर्म का टारगेट है वो भी हम आहिस्ता आहिस्ता अचीव करते हुए चलें। जैसे ये बिल्कुल एक फसल है जो कि बड़ी क्विक वो देती है, वो उसको फिजिबिलिटी नहीं, ऐसा ही करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम 3 साल का मैंने बोल दिया तो 3 साल बाद ही प्रॉफिट आएगा, 6 महीने बाद भी आएगा, सही है। 3 साल का मैंने ये बोला कि जो प्रिंसिपल अमाउंट, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ना, वो 3 साल तक हमें होल्ड करना हो, उसको हम विड्रॉ नहीं करेंगे। नहीं, प्रॉफिट तो जब काम कर रहे हैं 6 महीने के लिए काम कर रहे हैं तो प्रॉफिट तो आएगा ना, ऐसा तो नहीं है कि प्रॉफिट नहीं है। सवाल आपका इससे रिलेटेड मेरी फ्यूचर है कि डेयरी फार्मिंग पे हम लोग कब तक आ सकते हैं? फौरन आ जाएंगे। ये जो इन्वेस्टमेंट जमा होगी, ये जो इन्वेस्टमेंट जमा होगी, इसी इन्वेस्टमेंट से मैं दूध के जानवर भी लूँगा। मतलब ये वाली जो क्या नाम है एग्रीकल्चर वाली, इससे पहले मैंने डेयरी फार्मिंग वाली भी भेजी हुई है, मोआविन बिजनेस फोरम में मैंने भेजी थी। मैं उसमें ऐड नहीं हूं, तो मुझे इसका आइडिया नहीं है डेयरी फार्मिंग। मतलब डेयरी फार्मिंग पे भी मैंने जो है ना वो वर्किंग करके भेजी थी, और उसके लिए मैंने जगह बताई थी। हमारे पास यहाँ पे शहर में नूरानी के पास जगह है, वहाँ पे SJ फार्म है। अच्छा, डेयरी फार्मिंग नागन चौरंगी से उसका फासला 13 किलोमीटर है। इन्वेस्टमेंट चाहिए तो मुझे डेयरी फार्मिंग। ये जितनी इन्वेस्टमेंट जमा हो रही है ना, ये सबकी इन्वेस्टमेंट है, इसमें एग्रीकल्चर प्लस बहुत बड़ा ये फार्मिंग है, ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग है। ये इसमें सारा कुछ हमारा जो ना वो क्या कहते हैं, हमने डिसाइड करना होगा कि हमें किस चीज़ में इस वक्त पैसा लगाना है। हमने इसमें फसलों पे कितना लगाना है, डेयरी पे कितना लगाना है, पोल्ट्री पे कितना लगाना है, थोड़ा थोड़ा हम सब जगह लगाएंगे। जहाँ से हमें अच्छा रिस्पांस मिलना शुरू होगा वहाँ पे हम ज़्यादा लगाएंगे, उसको बढ़ाते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, किसी का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट होता है। जैसे हर बंदे का क्रॉप्स के अलावा और भी चीज़ों में वो चाह रहा है, यार मैं क्रॉप में इतने लगा दूँ और इतने डेयरी में लगा दूँ। फॉर एग्जांपल मैं अपनी मिसाल को, मेरा इंटरेस्ट डेयरी में और क्रॉप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और मैं चाह रहा हूँ 5 यूनिट में क्रॉप्स में लगा दूँ और 5 यूनिट में डेयरी में लगा दूँ। एक अलग से पार्ट सेट हो जाता है। अच्छा देखें,
ये चीज़ भी जो है ना पॉसिबल है कि ना कि यार एक कंबाइन सी जगह वो एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट उस बंदे को इसमें पता क्या होगा इसमें आप एक वेंडर बन जाए, आप जो है ना वो एक बायर बन जाएंगे। मेरे पास फॉडर है, मैंने अपनी ज़मीनों पे फॉडर उगाया हुआ है, आपके डेयरी फार्मिंग के जानवर हैं, आपके जानवर मेरा फॉडर खा रहे हैं, तो आपको वो फॉडर मुझसे ख़रीदना होगा। तो मैं वेंडर बन गया, आप बायर बन गए। लेकिन आपकी जो है ना वो अगर जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग है जिसके अंदर आप पूरे बिज़नेस का पार्ट है, तो उसके अंदर आपको आपके जानवरों को क्या खिलाना है, कहाँ से ख़रीद के खिलाना है, वो आपका हेडेक नहीं है, वो सारा वहीं से निकल रहा होगा। तो अगर हम अलग अलग करेंगे ना, अलग अलग करने में नुकसान होगा। अच्छा, एक सजेशन तो ये कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे कि अपने गॉड की बात की, बकरीद में हर किसी को नीड होती है। एक तो हर कोई अपने घर ले आता कि यार हमारे घर में बच्चे हो तो वैसे भी शौकीन अच्छी ये लेकिन उसके बाद आपने उसको इस्तेमाल में करें, उसको तो नुकसान तो यहाँ पे है कि आप अपने जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो अपने इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करें, ठीक है। तो इसमें तो ज़्यादातर अपने इस्तेमाल में अपने के लिए तो लॉस में हम यहाँ बहुत है क्योंकि 70% चांस है कि हम लॉस से बच जाएं। जो लोग अपने घरों पे जानवर पालने के लिए फ़र्ज़ करें यहाँ पे रखवाते हैं, उनको हम एज अ नॉर्मल कस्टमर ही डील करेंगे, उनसे पलाई के चार्जेस लेंगे, लेकिन वो सब्सिडाइज, वो मतलब ये कि डिस्काउंटेड होंगे। अब लेट्स से बकरे का सीजन आता है, ठीक है, अब हमने इन्वेस्टमेंट कर दी डेयरी, सब लोग कुर्बानी करते हैं, एक एक जानवर सबने रखवा दिया। मैंने कहा यार जो मार्केट रेट है मुझसे ठीक है मैं ही परचेस कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सस्ता में आपने 5 लेट से कम कर दिया। उससे क्या है कि आपने मेहनत से बच गए, ठीक है। अब जो अपने लोगों को आपने कस्टमर हो, एक ऑप्शन पर ये भी आ जाता है। ये तरीका होता है ना, जैसे मैंने अभी बकरीद में ये काम किया था कि मैंने कहा जिसकी सेल कंफर्म होगी, मतलब जिसका ऑर्डर कंफर्म होगा, उसको मैं प्रॉफिट कम चार्ज करूँगा। जिन लोगों ने मुझे एडवांस पेमेंट कर दी, अपनी रिक्वायरमेंट बता दी कि हमें बकरा चाहिए या बछड़ा चाहिए, ये बजट है, ये बकरे की या बछड़े की स्पेसिफिकेशन है, इसके अंदर आप हमें ख़रीद के ला के दे दें, तो मैंने उसके ऊपर जो प्रॉफिट चार्ज किया वो कम चार्ज किया। और एक ये था कि मैं अपने पैसे या इन्वेस्टर्स के पैसे लेके गया, जानवर ख़रीद के लेकर आया, उनको रखा, उसके बाद जब मैंने उसको सेल किया तो मैंने उससे प्रॉफिट ज़्यादा चार्ज किया, क्योंकि वो मेरी मतलब कोई कंफर्म ऑर्डर नहीं था, वो उनके ऊपर था कि उनको पसंद आया तो उन्होंने ख़रीद लिया, नहीं पसंद आया तो जहाँ पे मेरा रिस्क ज़्यादा होगा वहाँ पे मैं प्रॉफिट ज़्यादा रखूँगा, और जहाँ मेरा रिस्क कम होगा वहाँ मैं प्रॉफिट कम रखूँगा। तो अगर हमारे अपने सर्कल के लोग जो कि इन्वेस्टर्स हैं, वो अगर चाहेंगे कि अपने जानवर रखवाएं और उनका कंफर्म ऑर्डर होगा कि भाई ये तो जो है ना वो साल के एंड पे इनमें से एक बकरा तो मैं आपसे ले ही लूँगा। फ़र्ज़ करें एक तो ये ना कि आपने अपना बकरा ख़रीद के अपनी पसंद का रखवा दिया, पूरे साल पलाई हुई, वो तो ख़रीदने का कोई चारा ही नहीं है ना। एक ये है कि आपने कहा कि भाई आपके पास 30 बकरे हैं, इसमें से मेरा ऑर्डर कंफर्म है, ये मेरी एडवांस पेमेंट है, अब आखिर में जो बकरा अच्छा तैयार हो जाएगा, जो मुझे पसंद आएगा, वो मैं ले लूँगा। तो उसकी प्राइस आपको मार्केट की प्राइस से कम मिलेगी, क्योंकि आपका ऑर्डर कंफर्म था। क्योंकि जो ऑर्डर कंफर्म नहीं होता उसके अंदर हमें मार्केटिंग के अंदर एफर्ट करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे मैं मछली का काम है, मछली के काम के अंदर औरंगजेब भाई मैंने आपको क्या बताया था कि कोई अगर मुझसे आके बोलता है कि मुझे मछली आगे रीसेल करनी है आपकी, तो मैं उसको बोलता हूँ कि मेरा मछली में 150 रुपये पर केजी प्रॉफिट है, इसमें से 50 रुपये पर केजी प्रॉफिट मैं आपको देता हूँ और 100 रुपये मैं रखूँगा, ये मैं बोलता हूँ ना। फैसल भाई आपको भी ये बात बताई मैंने। और अगर मैं कहता हूँ कि अगर मैंने आपको दी है कि जो है ना वो आप इसको जो है ना आगे 600 की बेचें, उसमें 50 आपके 150 मेरे हैं, इसका मतलब है कि मुझे 450 की पड़ रही है। अगर आपने 600 की जगह 900 की बेच दी, तो जो एडिशनल 300 प्रॉफिट आया उसमें से 1/3 आपका है, मतलब 100 आपके, बाकी 200 मेरे, क्योंकि सारा रिस्क मेरा है, ठीक है। तो यही पैटर्न होगा इन्वेस्टर्स का कि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर जो भी जानवर आए उनकी जो भी सेल होगी, ठीक है, जहाँ पे कंफर्म ऑर्डर होगा तो वहाँ पर हम उनसे मिनिमम प्रॉफिट चार्ज करेंगे, और जहाँ कंफर्म ऑर्डर नहीं होगा वहाँ पे मुझे क्योंकि मार्केटिंग के ऊपर, सेल्स के ऊपर अलग से एफर्ट करनी पड़ रही है और मुझे रिस्क भी लेना पड़ रहा है। मतलब आज मैंने लोगों से इन्वेस्टमेंट लेके और 50 जानवर डाल दिए और मुझे रिस्क लेना पड़ा ना कि 50 मेरे बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे, और हो सकता है बीमारी आ जाए, हो सकता है मर जाएं, हो सकता है जो है ना वो इतनी सेहत का पकड़ें, जो हमने टारगेट रखा है, हमने 10-10 हज़ार का बकरा ख़रीद लिया और हमारा इरादा ये है कि 20 हज़ार इस पर खर्चा करने के बाद 30 इसकी कॉस्ट आएगी, 40 का बिक जाएगा, हमने ये एज्यूम किया था। लेकिन उसमें 20 हज़ार खर्चा करने के बाद उसके बाद खर्चा आ गया 25 हज़ार रुपये, वो पड़ गया 35 का और बिक भी नहीं रहा 40 का।
35 का ही बिक रहा है, तो ये लॉस हो गया ना। तो बिजनेस में ये सारी चीज़ें होती हैं, जहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व होगा वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा होगा, और जहाँ पे रिस्क कम से कम होगा वहाँ प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। ठीक है, तो हमने मतलब आपने कहा कि मुझे ये बकरा चाहिए, सही है। अब इन्वेस्टर्स कह रहे हैं कि नहीं यार, ये बकरा तो हम 1 लाख का बेच